हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव डेविएशन, है ना। तो उसका हमने ग्राफ देख लिया था, कंडीशंस थर्मोडायनामिक देख ली थी। अब है यहाँ पर एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखिए हमें यहाँ पर दो ऐसी चीज मिक्स करनी है जो मिक्स होने के बाद अब उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीकर पड़ जाए। ऐसे ही करना ना हमें। अगर एक पोलर में मैं दूसरी पोलर मिलाऊं तो क्या लगता है, इंटरेक्शन वीकर होंगे स्ट्रॉन्गर होंगे? एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्गर होंगे वीकर होंगे। नॉन पोलर में नॉन पोलर मिलाऊं तो भी नहीं कह सकते एग्जैक्ट। अगर एक पोलर में मैं नॉन पोलर मिलाता हूं तो क्या होगा? तो डेफिनेटली है कि वीक होंगे, है ना। पोलर वाला नॉन पोलर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, नॉन पोलर वाला पोलर के साथ नहीं रखना चाहता। तो एक तो बात सर्टेन है कि अगर हमें पता चल जाए कि इस मिक्सचर में एक चीज़ पोलर और एक चीज़ नॉन पोलर, तो लगभग हम गारंटी ले सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाला है ना। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर अगर आप ये लेते हैं, अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई एक तो इसमें पोलर है एक नॉन पोलर है, तो लगभग आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे देखिए एसीटोन पोलर होता है, पता है? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलराइज रहता है ऐसे, और यहाँ से भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये मॉलिक्यूल में एक तरीके से अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो इधर माइनस आपको दिखेगा, इधर आपको प्लस दिखेगा। तो एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है, और उसके साथ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड S, दो डाइपोल है लेकिन एक दूसरे को नलीफाई कर लेते हैं तो नॉन पोलर बन जाता है। ठीक है, तो आपने एसीटोन लिया पोलर, नॉन पोलर CH2, तो पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट है एसीटोन और साथ में आपकी बेंजीन तो आपको पता होगा ही नॉन पोलर होती है, तो ये आपके पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट है CHCl3 प्लस आपका CCl4। CHCl3 पोलर है, उसके डाइपोल कैंसिल नहीं होते, CCl4 CH4 की तरह नॉन पोलर है। एक तो आपको ये कि अगर आपको पोलर के साथ नॉन पोलर मिल जाता है तो आप गारंटीड पॉजिटिव डेविएशन वाले पे चल सकते हैं। उसके साथ साथ और इसके साथ साथ बाकी में कुछ हमें थोड़ी सी यहाँ पर मतलब एक तरीके से कुछ पैटर्न्स हमें देखना होगा, वो हमें मेमोराइज रखना होगा। क्योंकि देखिए जब आप दो पोलर चीज़ों को, अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे दोनों पोलर ही लिखेंगे, है ना। जब आप दो पोलर चीज़ों को मिलाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चलेंगी कि इंट्रैक्शन किस तरीके से स्ट्रॉन्गर हो सकता है, वीक हो सकता है। दो पोलर चीज़ें मिलाने पे बनने वाला इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है, वीकर भी पड़ सकता है। तो आप लॉजिक नहीं लगा सकते, आप कुछ तरीका ढूंढ लीजिए कि ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो एक तरीका मैंने ढूंढा है कि जब भी आप अल्कोहल के साथ कुछ मिला रहे हैं, है ना, इन क्वेश्चंस में अल्कोहल के साथ आप कुछ मिला रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन ही देखने को मिलता है। अल्कोहल यूजुअली आपका मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये होगा। अल्कोहल प्लस आप मिलाते हैं, मान लो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, तो अगेन आपका पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल प्लस वाटर, हर चीज की मैं गारंटी नहीं ले रहा, इन जनरल मैंने ढूंढ के निकाले हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है, इन जनरल मैं कह रहा हूँ, ऑलवेज का मैं नहीं बात कर रहा। आपका काम चल जाएगा, इतना मैंने ढूंढ के निकाला है। अल्कोहल प्लस बेंजीन, अल्कोहल प्लस CHCl3 प्लस CHCl3, अल्कोहल प्लस एसीटोन, अल्कोहल प्लस एसीटोन, ठीक है। फिनोल को अगर आप थोड़ा सा देर के लिए अल्कोहल की तरह ही माने तो फिनोल प्लस H2O, ये है ना, फिनोल
बेंजीन पर OH है, थोड़ी देर के लिए आप उसे मान लो एल्कोहल जैसी है। तो एल्कोहल के साथ आप कुछ यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। देखिए एल्कोहल के साथ साइक्लोहेक्सेन, पोलर के साथ नॉन पोलर, बात जम रही है। पोलर के साथ नॉन पोलर के साथ, लेकिन यहाँ पे पोलर, पोलर के साथ नॉन पोलर, मतलब आप लॉजिक ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। कुछ जगह पर तो लॉजिक लगा पाएंगे, जैसे यहाँ हर जगह पे आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे इनमें, ठीक है, क्योंकि इंट्रैक्शन, दो चीज़ें मिलाने पे इंट्रैक्शन किस तरीके से बदला, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इतनी आसान नहीं है कि आप लॉजिक के थ्रू इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक, कैसे याद इसे आप इसे रखेंगे, है ना, आप इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए कोई भी शराबी आदमी है, उससे पूछो और भाई क्या चल रहा है, चाहे वो नाले में पड़ा हो शराब पीगा, सब बढ़िया, ऐसा है ना। तो शराबी आदमी की ज़िंदगी में सब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो शराब है सब एल्कोहल 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 एल्कोहल, है ना। तो शराबी मतलब एल्कोहल, शराबी मतलब एल्कोहल, शराबी आदमी की जिंदगी में सब पॉजिटिव। कभी पूछो कैसे चल रहा है, कर्जे में दबा हुआ होगा 2 लाख के, सब बढ़िया, चाहे साइकिल बेच कर शराब लेकर आया, सब बढ़िया, है ना, सब पॉजिटिव रहता है, रहता है। तो एल्कोहल अगर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, तो आप सीधे पॉजिटिव पे लगा दीजिए। मेरा अनुभव है, मतलब बहुत सारी जगह से ढूंढ के निकाले हैं, उसके साथ पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इससे आपका काम चल जाएगा। काम नहीं होगा तो 4 में से 2 ऑप्शन आप गारंटेड एलिमिनेट कर पाओगे और नया दूसरा ऑप्शन आप सही से लगा पाओगे, इतना आपसे हो जाएगा। और घुमा फिरा के मैंने देखा ये इन्हीं सब ऑप्शन में घुमाता रहता है बस, है ना, वो ऐसा नहीं कि नया कुछ ढूंढ लाएगा, इन्हीं ऑप्शन में घुमा फिरा के वो ऑप्शन दे देगा, बताओ किस में पॉजिटिव डेविएशन है।
कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए जैसे कि 0.0821 इंटू 300 है, ये मल्टीप्लाई आप याद रखिए। बहुत जगह आ रही है ना आरटी की मल्टीप्लाई, तो 0.0821 इंटू 273 ये भी याद रखिए। तो कुछ डाटा तो आप प्री मेमोराइज रखिए जिससे कि कैलकुलेशन में बार बार उनको ना करना पड़े। 0.0821 इंटू 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे सकता है। 0.0821 इंटू 300 ये याद रखिए, है ना। इस तरीके कुछ डाटा पहले से कैलकुलेशन करते टाइम आपने मेमोराइज कर लीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो सकती है। सर एक बात पूछते हैं कि इसकी वैल्यू आर की कहाँ 0.0821 लेनी, कहाँ 8.31? जैसे पाई में हम यूज कर रहे हैं, पाई इक्वल टू ICRT। यूनिट तो आप उसी के हिसाब से लोगे ना, उसके साथ वाली जो चीज़ें वे किस यूनिट में है। कंसंट्रेशन क्या किस में है, कंसंट्रेशन बताओ किस में है। मोल पर लीटर, लीटर आया ना, मीटर क्यूब तो नहीं आया ना। अगर मीटर क्यूब आता तो आप 8.314 लेते, अगर लीटर आया तो आप 0.081 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन ये लोगे। कहीं पर अगर साथ वाली यूनिट है जो जूल में कुछ कर रहे हैं तो आप आर की यूनिट ऑब्वियसली कि 0.081 लीटर ATM नहीं लोगे, आप जूल वाली लोगे, है ना। यही है। ये हो गया। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन हो गया हमारा, और हमारा है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। देखिए आपके पास एक लिक्विड था, आपके पास ए था, और एक लिक्विड आपके पास था, ये बी था, ये आपके पास बी था। आप इन दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब एक सॉल्यूशन बनता है आपके पास, सॉल्यूशन आपका AB बनता है ना। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ए मॉलिक्यूल का ए मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन होगा, ये इंट्रैक्शन हम दिखा रहे हैं कोहेसिव फोर्स, है ना। बी मॉलिक्यूल का बी के साथ आपका क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। और जब यहाँ पे बनेंगे तो फिर ए मॉलिक्यूल का बी के साथ इंट्रैक्शन बनेगा, ए मॉलिक्यूल का बी के साथ इंट्रैक्शन आपका बनेगा, है ना। देखिए जब आप ए और बी को मिक्स करके आप AB बना रहे हैं तो ए के बीच के जो इंट्रैक्शन है अब ए अलग होगा, बी अलग होगा, और नया फिर AB बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर आप क्या है, इस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी लगाते हैं, इस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी आप 10 जूल की एनर्जी लगाते हैं, और जो नए इंट्रैक्शन बनते हैं उन नए इंट्रैक्शन से मान लो आपके क्या है 12 जूल की एनर्जी निकल रही है, नए इंट्रैक्शन से आपके क्या है 12 जूल की एनर्जी आपकी निकल रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ए और बी के बीच के जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीकर हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है। पहले ए में ऐसे तो रहते थे, बी में भी ऐसे, और अब AB में ऐसे हो गए, पास और पास रहना चाहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं। अगर स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हो गए हैं तो उस सॉल्यूशन में से ए का निकलना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है, मुश्किल हुआ। बी का निकलना क्या हुआ, आसान हुआ, मुश्किल हुआ है, मुश्किल हुआ है। इसका मतलब जब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर से ए को निकलना और बी को निकलना मुश्किल है, तो आइडियल के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आना था इस बाइनरी सॉल्यूशन का, अब जो वेपर प्रेशर उससे कम आएगा क्योंकि चीज़ें अब मुश्किल से निकल पा रही हैं। तो मान लो आइडियल केस में 120 mmHg आना था, तो 120 से वो कम 100 या 80 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 100 या 80 मतलब आइडियल से कम आ रहा है, तो नॉर्मल जो राउल्ट लॉ है उससे हम नीचे जा रहे हैं, तो नेगेटिव डेविएशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, व्हेन द एडहेसिव फोर्सेज ब्रैकेट के अंदर A डैश 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 B, व्हेन द एडहेसिव फोर्सेज, when the adhesive forces A adhesive forces, ये adhesive forces हैं, ये cohesive forces हैं, लिखा चुके हैं ये, है ना। when the adhesive forces A dash 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 B are stronger then the cohesive forces ब्रैकेट में A dash 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 A B dash 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 B, then the cohesive forces
A dash 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 A, B dash 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 B, comma, it leads both components, it leads both components, it leads both components to escape solution, to escape solution, to escape solution with difficulty, to escape solution with difficulty, full stop. Therefore the vapor pressure is, therefore the vapor pressure is, therefore the vapor pressure is lesser than expected from the Raoult's law, is lesser than expected from the Raoult's law, than expected from the Raoult's law, and the Raoult's law. तो आगे देखिए यहाँ पर for negative deviation, for negative deviation आपका जो P आएगा, और यहाँ पर आपका एक आइडियल वाला केस था P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी, ये आपका होता है जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, ये आइडियल का है, और जो आपका P है वो आइडियल वाले से क्या आएगा, कम आएगा, कम आएगा ये, है ना। वही साथ में अगर आप देखें तो ये आपके हैं कोहेसिव फोर्सेस, A डैश 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 A, B डैश 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 B, ये कोहेसिव फोर्सेस हैं। और अब जो आपके फोर्सेस हैं A डैश 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 B, जो आपके कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस आपके एडहेसिव फोर्सेस आपके कोहेसिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक डाटा देखें, डेल्टा G ऑफ मिक्सचर, डेल्टा S ऑफ मिक्सचर, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, A और B को मिक्स किया, तो वे अपने आप ही आपस में मिक्स हो गए, या आपको हीट करना पड़ा या ऐसा स्टर करना पड़ा फोर्सफुली, अपने आप मिक्स हो गए। अपने आप मिक्स होने का मतलब A और B का मिलना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पहाड़ की चोटी से पत्थर जैसे अपने आप गिर जाता है, ऐसे A और B को मिक्स किया, वो अपने आप सॉल्यूशन बन गया। जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा G आपका नेगेटिव होता है, और जब भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत बार बताते हैं कि एंट्रोपी आपकी बढ़ती है, एंट्रोपी है ना, चेंज इन एंट्रोपी आपका पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया ये। अब बात करते हैं डेल्टा H मिक्सचर की। आपने यहाँ पर 10 जूल एनर्जी यहाँ दी, 10 जूल एनर्जी, टोटल आपने 20 जूल एनर्जी दी, लेकिन फाइनली फोर्सेज स्ट्रॉन्गर हो गए तो ज़्यादा एनर्जी अब निकल रही है, आपकी 24 निकल रही है। 20 दी लेकिन 24 निकल रही है, तो डेल्टा H बताइए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। डेल्टा H आपका नेगेटिव आएगा। और बात कर लेते हैं डेल्टा V ऑफ मिक्सचर। डेल्टा V मिक्सचर होता है वो आपका V फाइनल माइनस के V1 प्लस के V2, इसको V1 बोल देते हैं तो इसको V2 बोल देते हैं। तो अगर आपके फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गए हैं तो इन दोनों को मिलाने पे अब जो भी मॉलिक्यूल है पास पास रहना चाहते हैं, पास पास रहना चाहते हैं, तो जो भी वॉल्यूम है वो कॉम्पैक्ट की तरफ बढ़ेगा, वो कॉम्पैक्टनेस की तरफ बढ़ेगा ना। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इन दोनों के वॉल्यूम के एडिशन से क्या आएगा, कम या ज़्यादा। जैसे आपने 100 ml मिलाया, तो अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 200 से ज़्यादा, 200 से कम, या 200 से कम, क्योंकि अब मॉलिक्यूल पास में रहना चाहते हैं, पास में रहना चाहते हैं। अब 200 नहीं दिखा पाएंगे, 200 से कम 190 180, तो डेल्टा भी आपका ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। ये वैल्यू छोटी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो फाइनल नेगेटिव आएगा। इसको बनाइए।
हो गया? जी मिक्स का नाम क्या था? डेल्टा जी मिक्सचर, जी का नाम क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। चलिए ग्राफ देखते हैं इसका। हो गया? ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे आपका XP मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है, यहाँ पर आपका XP आपका 0 है, यहाँ पर आपका XA 1 है, यहाँ पर आपका XA आपका ये 0 है। ये आपका मान लो आपका ये यहाँ पर है तो ये P नोट B है और यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पर आपका P नोट A है। तो आइडियल वाली लाइन डैश डैश में प्लॉट कर देता हूँ, ये आपकी आइडियल वाली लाइन है, ये आपकी A की आइडियल वाली लाइन है और ये टोटल प्रेशर की आइडियल वाली लाइन है। डैश में प्लॉट किए हुए आइडियल वाले केसेस हैं। अब यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन थी PB की लाइन थी, तो अब जो PB होगा वो आइडियल वाले केस से कम होगा या ज़्यादा? कम होगा। तो कम होगा तो ये जो लाइन है अब इसकी PB की वो इस लाइन से एक्चुअल वाली लाइन से नीचे चलेगी। उसी तरीके से A वाली जो लाइन है वो भी एक्चुअल वाली लाइन से क्या चलेगी? नीचे चलेगी। तो फाइनली जो आपकी ये परमानेंट लाइन है ये भी आपकी आइडियल वाली लाइन से नीचे चलेगी। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगेन, यहाँ पर आपको दो ऐसी चीज ढूंढनी है जिनके इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई हो। तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गए हो कहीं पर तो कुछ जगह पर लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन हर जगह पर नहीं। तो कुछ पैटर्न ढूंढने हैं। जैसे कि देखिए, आप वाटर के साथ कुछ यहाँ पर लेते हो, वाटर प्लस, आप यहाँ पे वाटर प्लस एसिड लेते हो, है ना, H2O प्लस अगर एसिड लेते हो, जैसे देखिए H2O प्लस CH3 COOH, H2O प्लस HNO3, ठीक है, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl, H2O प्लस H2SO4। वाटर के साथ अगर एसिड लिया गया है तो इंट्रैक्शन आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं। एक तो पैटर्न ये देखने को मिलता है। एंड और क्या देखने को मिलता है, अगर आप कोई एसिड लेते हो और एसिड के साथ आप कोई बेस लेते हो, तो ऑब्वियस है कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी आपस में अट्रैक्ट करने की है। एक एसिड बेस को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एसिड और बेस टाइप की चीज़ अगर आप मिलाते हो तो आपको इंट्रैक्शन क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे। जैसे देखिए फिनोल, फिनोल एक वीक एसिड है लेकिन एसिड है, और एनिलीन, एनिलीन ये नहीं, एनिलीन एक वीक बेस है लेकिन बेस है। तो फिनोल और एनिलीन आपको क्या देंगे?
हाँ हाँ, वहीं आप यहाँ पे देखें HCOH फॉर्मिक एसिड और साथ में आपका पिरिडीन। पिरिडीन क्या है? बेस है, फॉर्मिक एसिड एसिड है। तो आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, लॉजिकली समझ में आ रहा है। और वहीं वाटर के साथ कोई एक एसिड है तो वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इन घुमा फिरा कर इनमें ही देता रहेगा। कल से छुट्टी रहेगी। कल की छुट्टी है, मंडे को टेस्ट है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड O2 माइनस। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? O ऑक्सीजन एटम, उस पर 2 माइनस। पर ऑक्साइड O2 2 माइनस, मतलब ऑन एंड देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O माइनस के 2, यहाँ पर ऑन एंड एवरेज देखें तो माइनस के 1। उसके बाद होते हैं सुपर ऑक्साइड, यही पूछ रहे थे। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी माइनस के हाफ, ठीक है। ये होते हैं ये बन गया। डन। इसमें सर एक चीज याद रखिए, पानी के साथ जलीय एसिड जो होते हैं वो क्लियर करते हैं। इन जनरल ये ट्रेंड है, 10 में से 9 बार ये सही बैठ रहा होगा। मैंने तो ढूंढ ढांड के निकाले हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं ये, है ना। आप इन्हें करिएगा क्वेश्चन को कहीं से भी, अगर ट्रेंड नहीं मिलता तो मुझे दिखाना, है ना। जो भी मैंने लिखाए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 और लगभग 8-9 उसमें लिखा है, 8 मतलब 15-16 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 15-16 के अलावा कुछ मिलता है जो लॉजिक से भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे दिखाना, मैं फिर देखूंगा क्या एग्जाम्पल दिया है। इन जनरल तो वो इन्हीं में से घुमा फिरा कर दे देगा और इन्हीं में से तुम्हें गलत करा देगा अगर तुमने ढंग से याद नहीं रखे, ठीक है। तो चीज़ें वही होती है कि चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उन्हीं को हैंडल नहीं कर पाते ठीक से।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एसिड बेस वाला पढ़ते हैं आगे एजियोट्रोप। एजियोट्रोप को जानने से पहले आपको जानना होगा डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है ना। देखिए यहाँ पे आपने ए और बी का एक मिक्सचर भरा हुआ है ना। इनिशियली मान लीजिए ए का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है आपका 0.5 है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है, आसान करने के लिए मैंने बी का भी मोल फ्रैक्शन आपका 0.5 है। और मान लीजिए आपका जो ये है पी, मतलब जो ए है पी नोट ए है वो आपका बड़ा है पी नोट बी से। पी नोट ए अगर आपका पी नोट बी से बड़ा है तो क्या है, ए आपका ज़्यादा वोलेटाइल है कम वोलेटाइल है, ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर मैंने इन दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम रखा है, मतलब दोनों के मैंने सेम मोल रखे हैं, मोल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को सेम मौका है, लेकिन जब ये वेपर बनाने में आएंगे तो वेपर में उसी मोल सेम मोल रेशो में आएंगे ये, मतलब वेपर के अंदर वाई ए वाई बी जो आएंगे तो क्या वाई ए वाई बी भी 0.5 ही आएगा या अलग आएगा, वाई ए ज़्यादा आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, वाई ए ज़्यादा आएगा, वाई ए आपका होगा वाई बी से ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये आपका 0.8 आ रहा तो ये आपका 0.2 आएगा, ऐसे मान लेते हैं। ये वेपर उड़ेंगे, ये वेपर आएंगे, ये वेपर इसमें से इसमें पहुँचेंगी और इसमें से पहुँचते हुए ये यहाँ पर आकर कंडेंस होंगी। जब यहाँ पर जब ये कंडेंस होंगी तब ये वाई ए वाई बी अब ये लिक्विफाई हो जाएंगे, तो लिक्विफाई होने के बाद वापस से ये एक्स एक्स बी बनाएंगे। अब यहाँ पर बताइए अगर वाई ए वाई बी आपका वाई ए 0.8 वाई बी 0.2 है तो यहाँ पर एक्स ए क्या हो जाएगा और यहाँ पर एक्स बी क्या हो जाएगा। अब नया बनेगा ना एक सॉल्यूशन। जो वेपर उड़ी, वे वेपर उड़ने के बाद वेपर में वाई ए आपका 0.8 है वाई बी 0.2, ये वाली वेपर आती हैं और कंडेंस होकर लिक्विड बना देती हैं। जो लिक्विड बना अब उसमें लिक्विड में वापस से मोल फ्रैक्शन आएगा, ये मोल फ्रैक्शन एक्स से क्या आएगा, वैल्यू बताओ मुझे। ये लिखा तो है यहाँ पे, जो वाई है वही तो लिक्विड में बदल के एक्स से हो गया हो, ये 0.8 और ये आपका 0.2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पहले आपके लिक्विड में ए और बी 0.5 थे, अब यहाँ पे ए ज़्यादा हो गया, ए ज़्यादा हो गया। अब अगर आप इस लिक्विड को लेकर वापस इसको खाली करो, इसको खाली कर दो पूरा, इस लिक्विड को लेकर आप इसमें भर दो, तो अगली जो वाई ए वाई बी आएंगी उसमें वाई ए आपका 0.95 और ये आपका 0.05 ऐसा हो जाएगा। और जब ये कंडेंस होगा तो फिर एक्स एक्स भी 0.95 0.05 हो जाएगा। एक बार और कर दो तो लगभग ए आ जाएगा इधर। ऐसा करते हुए आप क्या कर पा रहे हो, आप ए और बी को सेपरेट कर पा रहे हो, यही हो रहा ना। अगर आप इस तरीके से फ्लास्क में भर के हीट करते हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर ए एनरिच होता जा रहा है, ए की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर इसी प्रोसेस को आप 2-3 बार रिपीट कर दो तो आपको मिलेगा कि ए अलग हो गया, ऐसा हो जाएगा। इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू दो लिक्विड जिनके वेपर प्रेशर अलग अलग हैं, या हम कहें कि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए अब एक केस यहाँ पर देखिए कि मान लो यहाँ पर ए और बी का जो वेपर प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन थे वो 0.5 हैं, लेकिन किसी वजह से इस तरीके का इंटरेक्शन हो गया। ये कंडीशन भी आपकी सेम यही है, ये कंडीशन भी यही है, लेकिन इस कंसंट्रेशन पर मान लो इस तरीके का इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन आपके बदलते हैं हर कंसंट्रेशन पर। अगर इस तरीके का आपका इंटरेक्शन हो गया कि वाई ए वाई बी भी 0.5 ही आ जाएं, ध्यान से समझिए, लिक्विड में ये 0.5 है और इंटरेक्शन इस तरीके से हो गया है कि वेपर में भी ये 0.5 आ जाएं, तब जो नया लिक्विड बनेगा उसके अंदर ये कितना आएगा और ये
0.5। तो जो लिक्विड यहाँ पे भरा आपने सेम लिक्विड यहाँ पे बना लिया। अगर इसको वापस फिर भरोगे तो सेम यही कंडीशन रिपीट हो जाएगी। तब क्या आप ए और बी को अलग कर पाओगे? नहीं। एजियोट्रोप ऐसे ही मिक्सचर होते हैं। एजियोट्रोप ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन होता है, इनमें ऐसा इंटरेक्शन बन जाता है कि वेपर में भी उसी मोल फ्रैक्शन में आते हैं, और ऐसा होने की वजह से आप इन्हें सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इन सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रोप सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहां पर, जब यहां पर आपका ये 0.5 है तो इसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट इस वक्त जो इसका वेपर प्रेशर उसके अकॉर्डिंग होगा। जब इसमें से ये अलग अलग रेशियो में उड़ेंगे, ए और बी अलग अलग रेशियो में उड़ेंगे, तो क्योंकि ए ज़्यादा उड़ रहा है तो थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं हो जाएगा लिक्विड फेज में ये 0.4 हो जाए, ये 0.6 हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो जब इसका कंपोजिशन बदलेगा तो कंपोजिशन बदलने से इसका वेपर प्रेशर भी बदलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो इसका मतलब जब आप फ्लास्क में चीज़ लेते हो और ए और बी अलग अलग रेशियो में उड़ते हैं तो कंपोजिशन बदलता है, जिससे कि उस लिक्विड फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट भी कंटिन्यूसली बदलता रहता है। तो अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन करते तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बदलेगा। अब एजियोट्रोप वाली बात करें, 0.5 है, वेपर में भी ये 0.5 और ये अलग हो रहा है, तो हमेशा लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब एजियोट्रोप जो सॉल्यूशन होंगे उनका प्रेशर, वेपर प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट टाइम के साथ बदलेगा नहीं। ठीक है, हाँ चलिए अब लिखिए एजियोट्रोप। एन एजियोट्रोप इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स an azeotrope is a mixture of liquids. An azeotrope is a mixture of liquids that boils at a constant temperature. That boils at a constant temperature, comma, exhibiting the same composition in both the liquids and vapor phase. Exhibiting the same composition in both the liquid and vapor phase. In both the liquid and vapor phase. मतलब जिस कंपोजिशन में वे लिक्विड फेज में हैं, जब वे वेपर में आते हैं तो उसी कंपोजिशन में वेपर में आ जाते हैं। तो उन वेपर को लेकर अगर आप कंडेंस करते हो तो सेम ही लिक्विड बनता है, अलग कंपोजिशन का नहीं बनता। सिंपल में देख रहे थे तो देखिए 0.5 से 0.8 0.2 का बन गया, अलग बन गया। इसको एक बार और तो और ज़्यादा अलग हो जाएगा, है ना। लिखिए इसमें आगे, दिस मीन्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड, दिस मीन्स that the proportions of liquids, this means that the proportions of liquids in the mixture cannot be altered by simple distillation. Cannot be altered by simple distillation. Cannot be altered by simple distillation. Simple distillation, कॉमा, क्यों नहीं करते सकते सिंपल डिस्टिलेशन में? क्योंकि वेपर में भी वे उसी कंपोजिशन में आ रहे हैं जिस कंपोजिशन में लिक्विड में है, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। उसी वेपर को कंडेंस करेंगे तो सेम ही कंपोजिशन का लिक्विड तैयार होएगा ना, कॉमा, as the vapor has the same composition as the liquid, as the vapor has the same composition as the liquid, full stop। ठीक, ये बनाना है डायग्राम, ठीक, हाँ समझा। तो देखिए अब टाइप ऑफ एजियोट्रोप, नेक्स्ट टाइम लिखिए टाइप ऑफ एजियोट्रोप। टाइप ऑफ एजियोट्रोप, टाइप ऑफ एजियोट्रोप, दो टाइप के एजियोट्रोप हैं। पहला है शोइंग
लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरे टाइप के एजेट्रोप है शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, सीधे देखेंगे। शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, इसका क्या मतलब है? देखिए पहले यहाँ पे समझिए, हमने इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ बनाए थे। तो पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक्स भी आपका 1 है, यहाँ पर एक्स भी आपका 0 है, यहाँ पर एक्स ए आपका 1 है, 1 है, और एक्स भी आपका 0 है ना। तो आइडियल वाली अगर हम लाइन देखें तो ये पी नोट बी है, ये आपका पी नोट ए है, तो ये आपकी थी आइडियल वाली लाइन है, और ये आपकी थी यहाँ पर आइडियल वाली लाइन। ठीक है, ये आपकी आइडियल वाली ये लाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक जो हमने बनाए थे, ये वाली आपकी आइडियल वाली कम टोटल प्रेशर की लाइन है ना, आपकी टोटल प्रेशर की लाइन है। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, चलिए ठीक है, ये थी। अभी तक जो आपने ग्राफ देखा था पॉजिटिव डेविएशन वाला, वो ग्राफ आपका ऐसे जाता था, है ना। मतलब उस ग्राफ का कोई भी पॉइंट इनमें से जो मैक्सिमम है उससे ऊपर नहीं था। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा। अभी तक जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें आपका ग्राफ ये ऐसे है, ठीक है। क्या इस वाले ग्राफ का कोई भी पॉइंट इन दोनों में से जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर या उससे ऊपर जा रहा है? नहीं। आप ये जो मैक्सिमम पॉइंट ये है, ये ग्राफ हमेशा इससे नीचे ही है, इससे ऊपर नहीं है। तो ये तो सिंपल पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? देखिए यहां पर अब आपका क्या होता है, ये जो वेपर प्रेशर्स हैं अपने उससे ज़्यादा ही एक तरीके से ओवर रीच करते हैं, ऐसे ही आते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, ये जो आपका ग्राफ है ये आपका ऐसे आ जाता है, ऐसे। अब आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इन पर ये इस मैक्सिमम वाले से भी ऊपर चला गया, है ना। पहले तो मैंने ये बनाया था, वो ग्राफ हमेशा पी नोट ए से तो नीचे ही था, लेकिन अब आपका पी नोट ए से भी ऊपर चला गया है। तो ये है आपका शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी तक क्या था पॉजिटिव डेविएशन में आइडियल केस में क्या था? आइडियल केस में था आपने एक 100 वाली चीज़ ली, 200 वाली चीज़ ली, तो उन दोनों के मिक्सचर से कुछ 100 और 200 के बीच का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मान लो बन गया कहीं पे 180, है ना, 180 बन गया आइडियल केस में। वहीं जब पॉजिटिव डेविएशन ले रहे थे तो 180 की बजाय वो 190 बन गया, लेकिन 200 से फिर भी कम रहा, है ना। 100 और 200 वाली चीज़ मिलाई तो आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी रेशियो में आइडियल केस में वो 180 आ रहा है। आइडियल केस में 180 है। पॉजिटिव डेविएशन की जब बात करी तो 180 से ज़्यादा आया, 190 आया, 200 से फिर भी कम आया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 100 और 200 वाली चीज़ मिलाने पे एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो 200, बड़ी वाली चीज़ 200 है ना, 200 से भी ऊपर चला जाएगा, 220, 230 चला जाएगा। ऐसा केस आपका होता है। जैसे यहाँ पर देखें ये 100 है, ये 200 है, तो इन पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पर ये 200 से भी ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखिए अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उदाहरण के लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 50 है, 50 डिग्री है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका है 100 डिग्री। ठीक है, अब वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर से भी कहीं ज़्यादा पहुंच गया है, तो इस केस में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर ज़्यादा गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से जो कम है उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम चला जाता है। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों ए और बी को मिक्स करते हैं, ए और बी को आप मिक्स करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 और 50 के बीच में रहे। ये 50 छोड़ कम वाला है, ये 100 ज़्यादा वाला है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 100 और 200, 100 और 50 वाली चीज़ मिक्स करी तो बॉइलिंग पॉइंट 50 और 100 के बीच में आएगा। लेकिन इस मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट जो मिनिमम वाला है उससे भी कम चला जाता है, मतलब 50 से भी कम 40 हो जाएगा। एक का 100 था, एक का 50, लेकिन इसका सॉल्यूशन का वो 40 हो गया।
ऐसा हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर ज़्यादा चला गया ना, वेपर प्रेशर इन दोनों में से मैक्सिमम के वेपर प्रेशर से भी ज़्यादा चला गया, तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी नीचे आ गया। ठीक है तो इसमें लिखिए पहले, और ये ग्राफ बनाना है। शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, इसके अंदर लिखिए दीज आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, दीज आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग क्यों बोल रहा है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो गया है बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में एक का 50 एक का 100, तो 50 से भी नीचे की बात कर रहा है। तो लिखिए फुल स्टॉप, दीज एजिट्रोप बॉइल्स एट ए टेम्परेचर, these azeotrope boils at a temperature below the boiling point of both components, below the boiling point of both components, below the boiling point of both components। एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे इसमें। एग्जाम्पल, जब आप पानी और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप पानी और अल्कोहल को मिलाते हैं और 95% इथाइल अल्कोहल, 95.5% इथाइल अल्कोहल और 4.5% वाटर बाय वेट होता है, तब इनका मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.2 हो जाता है, मतलब 78.5 वाले से भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखना कि कितना कम हुआ, तो थोड़ा सा कम हुआ, कॉन्सेप्ट ये कम कैसे हो गया, बड़ी चीज़ है कि कम हो गया, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में से जो कम हुआ था कम वाले से भी कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए H2O, एग्जाम्पल में लिखिए H2O, ब्रैकेट में लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा C2H5OH, C2H5OH, ब्रैकेट के अंदर लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.5। नेक्स्ट टाइम लिखिए 95.5% C2H5OH, 95.5% C2H5OH प्लस 4.5% H2O, 4.5% H2O by weight have a boiling point of 78.2 degree centigrade, have a boiling point of 78.2 degree centigrade। ठीक है, दोनों से कम हो गया। ये ग्राफ रुकिए बना लीजिएगा, भी और आगे देखते हैं। शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या होता है तो देखिए, इसमें यहाँ पे आपका एक्स बी इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आपका एक्स बी इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर आपका एक्स ए इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर आपका एक्स ए इक्वल्स टू 0 है। ये आपका है पी नोट बी, यहाँ पर आपका है ये पी नोट ए। तो आइडियल वाली लाइन में बना लेता हूँ, ये आपकी आइडियल वाली लाइन है, और एक ये लाइन बना लेता हूँ, ये आपकी ये आइडियल वाली लाइन है, और आपकी ये आइडियल वाली लाइन है। अब यहाँ पर क्या होता है, उनमें तो वेपर प्रेशर दोनों में से जो मैक्सिमम था उस मैक्सिमम से भी ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर दोनों में से जो मिनिमम है उस मिनिमम वाले से भी नीचे आ जाता है। तो ये जो ग्राफ है आपके ज़्यादा ही डेविएट करते हैं, ऐसा डेविएट कर रहा है, ये वाला आपका ऐसा डेविएट कर रहा है, तो फाइनली आपका ये जो है ये आपका ऐसे आता है।
देख रहे हो, ये मिनिमम है, मिनिमम से भी ये पॉइंट इस मिनिमम से भी नीचे है, ये आपका ऐसा हो जाता है। अब क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से भी कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अब उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो जैसे इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 120, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों के वेपर प्रेशर से कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से जो मैक्सिमम है उसके भी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट 120 से भी ज़्यादा आएगा, 121 आ जाए, 125 आ जाए ऐसे। और इन्हें बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि मैक्सिमम दे रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लिखिए हैं 120 वाला तो 20 वाला। अच्छा एक बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सॉरी उल्टा बन गया थोड़ा ही, हाँ करेक्ट कर देता हूँ, 120 इधर होना चाहिए। हाँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो आपका कितना है, बॉइलिंग पॉइंट आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम है तो 120 है, ठीक है। तो 120 से भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखिए इसमें, अब क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो गए तो इन्हें बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना। तो लिखिए ग्राफ के लिए उसके लिए जगह छोड़ लीजिएगा अभी। दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, फुल स्टॉप। बॉइलिंग एजियोट्रोप, फुल स्टॉप। These azeotrope boils, these azeotrope boils at a temperature above the boiling point of both component, above the boiling point of both components, above the boiling point of both components, above the boiling point of both components। तो देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके साथ नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो 68% HNO3 और 32% H2O बाई वेट पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों में से अभी किसका ज़्यादा है, H2O का 100 और HNO3 का 83, किसका ज़्यादा है 100। जब इनको ऐसा मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 120.5 आ जाता है, दोनों के में से जो ज़्यादा है उस ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा आ जाता है। तो एग्जांपल में लिखिए H2O ब्रैकेट में लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O ब्रैकेट में लिखिए बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉमा HNO3 बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट टाइम लिखिए 68% HNO3, 68% HNO3 प्लस 32% H2O, 32% H2O by weight have a boiling point 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके सर एग्जांपल्स, इसके भी एग्जांपल्स मैक्सिमम वाले जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं वही पर्टिकुलर कंपोजिशन पे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकता है वही एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकता है ना। जैसे नेगेटिव में हमने H2O और HNO3 लिया तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखा सकता है, तो जो नेगेटिव डेविएशन दिखा सकता है वही एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखा सकता है, उल्टा नहीं बढ़ जाएगा।
उल्टा नहीं होने का कि वो वैसे तो पॉजिटिव एक पर्टिकुलर रेशो पर तो पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में नेगेटिव दिखाने लगा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अलग से तो एग्जाम्पल नहीं, जो एग्जाम्पल वे पॉजिटिव नेगेटिव के हैं उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। ठीक है।